हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड लेवल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है और आपके कौन कौन से टीचिंग लेवल्स होते हैं। और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके टीचिंग ऑफ लेवल। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बेसिक मॉडल्स कराए थे, जिसमें 2 बेसिक मॉडल मैंने आपको बताए थे। तो मैं उसका जो वीडियो है, आपको उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग, यानी आपके जो टीचिंग है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है और उसकी प्रकृति किस तरीके की होती है। हम कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपने नेचर एंड स्कोप पढ़ा होगा। नेचर क्या होता है कि प्रकृति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है उसकी, यानी आपका नेचर कैसा है। आप उसी से लगा सकते हैं कि आप गुस्से में ज़्यादा रहते हैं या आपका बहुत सॉफ्ट नेचर है या किस तरीके का। तो इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट के भी नेचर्स होते हैं कि वो डायनामिक है या किस तरीके का है। तो इसी तरीके से नेचर की हम बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक में इसकी विशेषताएं देखेंगे कि क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। ये गतिशील है या फिर ये कितने लेवल्स पे है या फिर ये क्या करता है कि सीखने या सिखाने की कला है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इसमें। इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है, शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। जैसे इनिशियल स्टेज होता है टीचिंग का, यानी इनफॉर्मल टीचिंग शुरू हो जाती है हमारे घर से, जिसको होम स्कूलिंग भी कहा जाता है। तो वहाँ से लेकर आपका क्या है, पीएचडी लेवल तक टीचिंग के अलग अलग लेवल्स मिलते हैं, जिसमें आपकी समझ से लेकर आपके रिसर्च से लेकर हर तरीके के लेवल्स होते हैं। तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। इट टेक प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट है, गतिशील वातावरण में होता है। गतिशील कैसे होता है कि टीचिंग कभी भी रुकती नहीं है, यानी शिक्षा कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। आपने देखा होगा जब आपने एडमिशन लिया स्कूल में, तो प्राइमरी लेवल तक यानी फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक आप गए, फिर उसके बाद आप मिडिल लेवल तक गए यानी फिफ्थ से एट्थ तक गए, फिर आप उसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी गए, एट्थ से टेंथ तक गए, फिर सीनियर सेकेंडरी में ट्वेल्थ तक गए, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया यानी बीए किया, बीएससी किया या फिर बीकॉम किया। उसके बाद आपने मास्टर्स किया 2 साल का, फिर आप पीएचडी में आ गए, एमफिल किया। तो ये सारे क्या है, आपके गतिशील वातावरण है, यानी ये डायनामिक प्रोसेस है इसका। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। ये क्या है, शिक्षा, सीखने, निर्देश और प्रशिक्षण से निकटता से जुड़ा हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है आपका, एक इसकी खास विशेषता ये है कि इसमें हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। हर तरह की शिक्षा आपको यहाँ पे दी जाती है, नैतिक शिक्षा से लेकर आपको जो बौद्धिक शिक्षा है वहाँ तक आपको शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ ये क्या है, लर्निंग प्रोसेस को सिखाता है, यानी सीखने की कला हमारे अंदर जो है वो डेवलप करता है। यानी हम अपने स्टूडेंट को नई नई चीज़ें सिखाते हैं। क्लासरूम में जब भी आप कोई लेक्चर लेते हैं तो उसमें आप 10 बातें बच्चों को बताते हैं, आप ह्यूमन नेचर से रिलेटेड भी बताते हैं, नॉर्मल भी बताते हैं। तो उससे क्या है, वो सीखने की कला उनके अंदर क्या है, जागृत होती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन, यानी हम उनको क्या करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। जैसे जीवन जीने के दिशा निर्देश भी हम कई बार देते हैं, या फिर नॉर्मल जो आपकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड भी दिशा निर्देश देते हैं। जैसे आप मास्टर्स के बच्चे हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे, तो आप देखते होंगे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर ही मास्टर्स में हमें नेट के रिलेटेड जानकारी देते हैं या फिर नेट के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि नेट के लिए आपको क्या बुक्स पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, आपके जो आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से मिले, यानी टीचिंग से ही हमें क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। इसके बाद इसमें हमें ट्रेनिंग मिलती है, यानी प्रशिक्षण मिलता है। अब ये प्रशिक्षण डिपेंड करता है किस तरीके का, यानी कौशल यानी स्किल डेवलप कर रहा है आपकी। जैसे आप उद्योगों में काम करना चाहते हैं या कहीं इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें जाना चाहते हैं, तो आप आईआईटी में जा रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है, ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है आपका टीचिंग। इसके बाद आता है इट इज़ एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। यह क्या है, एक अनिवार्य रूप से बौद्धिक गतिविधि है, यानी ये बहुत ज़रूरी है हमारे बौद्धिक विकास के लिए कि हमें शिक्षा प्राप्त की जाए या हमें शिक्षा दी जाए। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये क्या है, एक कला है,
सीखने की, और दूसरा क्या है, इसके साथ साथ ये विज्ञान है। यहाँ पे कला और विज्ञान का जो उपयोग है वो क्यों किया गया है, या इसका प्रयोग क्यों किया गया है। कला हम क्यों कह सकते हैं, इसको आर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि सीखने के लिए हम बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। यानी हम इसमें जो आपके डायग्राम्स है उससे रिलेटेड आपके जो अदर एक्टिविटीज़, करिकुलम एक्टिविटी, उनसे भी हम शिक्षा क्या है प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि हमें नॉर्मल से लेकर ये साइंटिफिक वैल्यू तक, यानी फैक्ट तक हम इसमें बात करते हैं। कॉन्सेप्ट से लेकर आपके फैक्ट तक हम जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विज्ञान भी कहा गया है। इट एंड टुवार्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक स्व संगठन की ओर हमें प्रवृत्त करता है। इसके बाद क्या, इट इज़ अ सोशल सर्विस, यह क्या है, एक सामाजिक सेवा है। यानी आप कभी भी टीचिंग कर रहे हैं तो वो किस में आता है, सोशल सर्विस में आता है। यानी आप समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप 10 स्टूडेंट को भी शिक्षित करते हैं तो वो भी क्या है, आपकी समाज की भलाई के लिए होता है। और उसमें से अगर आप 5 छात्राओं को अगर शिक्षित कर देते हैं तो वो एक समाज का बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक लड़की के एजुकेटेड होने से 3 परिवार सुधरता है, या 3 पीढ़ियां उसकी सुधरती है। तो ये क्या है, एक सामाजिक सेवा है जो आपकी टीचिंग है। इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, ये क्या है, इसमें हमें बहुत लंबा समय लगता है शिक्षा लेने में और प्रशिक्षण लेने में। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम पहले सीनियर सेकेंडरी तक हम 12 साल पढ़े, फिर ग्रेजुएशन के लिए हमने 3 साल पढ़ा, फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए हमने 2 साल पढ़ा। अगर आपने एमफिल किया है तो आपने फिर से 2 साल पढ़ा है, फिर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें आप 5 साल लगा रहे हैं। तो कितना लंबा प्रोसेस है एक शिक्षा को ग्रहण करने का। तो ये क्या है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है स्टडी का और ट्रेनिंग का। इसमें स्वायत्तता का क्या होता है, उच्च स्तर पाया जाता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है। वही सेम बात ये कह रहा है कि इसमें क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है। यानी एजुकेशन कभी भी आपकी रुकती नहीं है, टीचिंग कभी भी रुकती नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, और टीचिंग क्या है, एक शिक्षण, एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर यूजीसी नेट में पूछा जाता है। पहला लेवल क्या है टीचिंग का, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको क्या कहा जाता है, शिक्षण का स्मृति स्तर कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का समझ स्तर, ये दूसरा लेवल है आपका। और सबसे हाई लेवल कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का चिंतनशील स्तर। अब इनके बारे में देखते हैं एक एक के बारे में। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यानी क्या है, आपका स्मरण स्तर जो है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इसके प्रपाउंडर, या ये जो टीचिंग लेवल है इसके बारे में हमें किसने अवगत कराया था, तो हर्बर्ट हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो फर्स्ट लेवल है आपका टीचिंग का, वो किसने प्रपाउंड किया था, हर्बर्ट ने प्रपाउंड किया था, या हर्बर्ट ने उसको प्रतिपादित किया था, हर्बर्ट ने इसकी खोज की थी। इसके बाद क्या है, ये इनिशियल स्टेज होता है टीचिंग का, या शिक्षण का प्रारंभिक चरण होता है। जैसे आप स्कूलिंग में जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक स्तर कहा जाता है आपकी शिक्षा का। तो ये क्या है, शिक्षा का प्रारंभिक चरण है, बहुत शुरुआती दौर की शिक्षा इसमें शुरू होती है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। इंक्लूड्स हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें तथ्यों और सूचनाओं के टुकड़ों को आदतन या रटकर याद करना शामिल है। अब जैसे आप देखोगे, जब हम स्कूल टाइम में होते थे, या मैं अपने टाइम की बात करूँ तो हम गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, तो हमारे साथ क्या होता था कि जब इंग्लिश हमारे में क्या था, बहुत टाइम पहले 6 क्लास में शुरू होती थी, तो उस टाइम क्या था कि हम लोगों को इंग्लिश में इतना रटवाया जाता था चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। द थ्रस्टी क्रो, कितना मतलब एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो इसको इतना हमारे टीचर ने इसको रटवाया था हमसे। तो क्या है, ये एक मेमोराइजेशन का पार्ट है, और ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। इसी तरीके से आप देखते हो कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि टेबल याद करो, कल आप 10 तक टेबल याद करके आना, या परसों आप 20 तक टेबल याद करके आना। तो उसको क्या कहते हैं, रोट और मेमोराइजेशन कहते हैं, या फिर रटकर याद करना कहते हैं। और ये किस में आता है, आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। इसके बाद क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या जो शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है,
उत्तेजना प्रतिक्रिया है। यानी छोटा जब बच्चा होता है या इनिशियल स्टेज होती है जब सीखने की, तो बच्चा बहुत उत्साहित होता है कि हमें आज ये काम करना है, मेरी मैडम ने आज मुझे ये काम दिया है तो हमें ये करना है। तो इसमें क्या है, उत्तेजना प्रतिक्रिया होती है। आगे क्या है इसमें, इट अनेबल्स द लर्नर्स टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्न मटेरियल वेन एवर रिक्वायर। यह शिक्षार्थियों को याद रखने और जब भी आवश्यक हो सीखी गई सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने में, यानी इसमें क्या है कि अगर हम रटने पे ध्यान दे रहे हैं तो शिक्षार्थी को क्या कह रहे हैं, हम उसको याद करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, याद करने का प्रोसेस है। और इसमें जितनी भी हम सामग्री या जितनी भी हम उनको लर्निंग मटेरियल देंगे तो उनको हम दोबारा से देखने के लिए क्या कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं या उनको सक्षम बना सकते हैं कि दोबारा से हम उनको पूछ सकें। यानी आप किसी को 2 का टेबल पूछोगे छोटे बच्चों को, उनको रटवाएंगे और उसके बाद उनसे दोबारा पूछेंगे तो वो आसानी से उसको बता देते हैं। मेमोरी लेवल एक ऐसा टीचिंग का लेवल है जिसमें क्या है, कोई भी चीज़ जो रटी जाती है शिक्षार्थी द्वारा, उसको अगर हम दोबारा पूछते हैं तो वो उनको याद रखते हैं। इसके बाद उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि उनको अच्छे से याद हुआ है या नहीं हुआ है, तो या तो हम उनको मौखिक तौर पर सुन लेंगे या फिर हम उनका रिटन टेस्ट ले लेंगे, यानी लिखित में हम उनसे पूछ लेंगे, या फिर हम ऐसे टाइप एग्जामिनेशन कराएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या होता है। मौखिक रूप में हम पूछ सकते हैं बच्चों से, लिखित रूप में हम पूछ सकते हैं और निबंध की परीक्षा हम उनकी ले सकते हैं। यानी ऐसे टाइप में ले सकते हैं, ओरल में ले सकते हैं टेस्ट और रिटन टेस्ट ले सकते हैं। तो कोई भी टेस्ट आप इसमें ले सकते हैं। ये तीनों की तीनों टेस्ट किस में आते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आते हैं। यानी स्मरण का जो स्तर है आपका टीचिंग का, उसमें आता है। अब इसमें क्या है, एक अच्छी याददाश्त में स्थिरता, अवधारणा तेजी, याद करने में तेजी और केवल वांछनीय सामग्री को ही सचेत स्तर पर लाने की क्षमता शामिल है। अब इसमें क्या चाहिए, मेमोरी लेवल की एक लिमिटेशन भी आप कह सकते हो कि इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास मेमोरी लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए। यानी रटने की पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी याददाश्त आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो इसमें। अब हम सेकंड लेवल की बात करते हैं, ये मेमोरी लेवल से थोड़ा हाई लेवल है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसमें क्या, सबसे पहले हमें यही याद रखना है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, हर्बर्ट ने। और जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ULT भी आ सकता है, आप इसका ध्यान रखना, ये ULT भी लिखा आ सकता है। और जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, MLT भी आ सकता है लिखा हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ULT जो है या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और इसमें क्या देखा जाता है, मेमोरी प्लस इंसाइट, यानी मेमोरी प्लस कॉन्सेप्ट पर इसमें ध्यान दिया जाता है। इसमें स्मृति पर भी ध्यान जाता है, यानी हम लोगों को, हम अपने स्टूडेंट को कुछ चीज़ें याद करने के लिए बोलते हैं, रटने के लिए बोलते हैं, और कुछ चीज़ें क्या करते हैं, हम उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, उनको फैक्ट्स बताते हैं, यानी अंतर्दृष्टि की अवधारणा हम यहाँ पे उनको देते हैं। इसके बाद क्या है, फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। अब उसमें क्या था, सिर्फ क्या था, हमें बच्चों को रटवाना है चीज़ों को, तो नॉर्मल हम उनको चीज़ें बताते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, यानी हमारे पास अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद इट मेक्स लर्न अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स। अब इसमें क्या है, यह शिक्षार्थियों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों और तथ्यों को समझने में मदद करता है। ये ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसमें किस पर ध्यान दिया जाता है, जनरलाइजेशन पे, प्रिंसिपल्स पे एंड फैक्ट्स पे, यानी सामान्यीकरण पे हम ध्यान देते हैं, सिद्धांतों पे हम ध्यान देते हैं और तथ्यों को समझने में ये हमारी मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग के नाम से ही आप समझ जाइए कि इसमें क्या है, हमें चीज़ें समझनी है, रटनी नहीं है। रटने का क्या है कि थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो हम याद रखेंगे और बाकी सारा कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे। अब यहाँ पे आपका ULT में क्या क्या है, प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अब ये छात्रों के बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करता है। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें समझनी है चीज़ें, तो जब हम चीज़ों को समझेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो बौद्धिक व्यवहार है वो भी परिवर्तित इसमें होगा। इसके बाद क्या है, प्रोवाइड एक्टिव रोल फॉर बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स फॉर एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स। इसमें तथ्यों को आत्मसात करने
और के लिए शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। यानी उसमें सिर्फ किसका काम ज़्यादा रहता है, आपका सिर्फ जो आपके लर्नर्स हैं उनका ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि सारा काम क्या है, रटने का या याद करने का आप लर्नर को ही करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें चीज़ों को समझाना है किसको, शिक्षार्थी को, और शिक्षार्थी को वो चीज़ें याद रखनी है और उनको ध्यान रखना है उनका, और फैक्ट्स जो है या कॉन्सेप्ट जो है उनको ध्यान रखना है। तो इसमें दोनों की क्या होती है, एक्टिव रोल होता है या सक्रिय भूमिका होती है। इसके बाद इसका एवोल्यूशन हम कैसे करते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन से हम कर लेंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। अब आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें ली थी, जो आपका मेमोरी लेवल था उसमें हम ओरल टेस्ट भी ले रहे थे, रिटन टेस्ट भी ले रहे थे, और उसके साथ साथ ऐसे टाइप क्वेश्चन भी ले रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने नहीं लिया था। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरल टेस्ट होता है आपका मेमोरी लेवल में, रिटन टेस्ट होता है और ऐसे टाइप टेस्ट होता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है आपका, ऐसे टाइप पूछेगा या ऑब्जेक्टिव टाइप। दो ही तरीके से हम मूल्यांकन कर सकते हैं अपने छात्रों का, यानी निबंध प्रकार का हम क्वेश्चन लेंगे या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम उनका मूल्यांकन करेंगे। अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे हाई लेवल का टीचिंग है ये, यानी पहला सबसे छोटे स्तर की जो टीचिंग है वो कौन सा है, मेमोरी लेवल पे है। दूसरा उससे हाई लेवल क्या है आपका, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और सबसे हाई लेवल पे क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। अब इसको प्रपाउंड किसने किया था, हंट के द्वारा ये प्रस्तावित की गई थी। अब आपको ये ध्यान रखना है, हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था आपका मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने। तो तीनों का आपको ध्यान रखना है किसने कौन सा लेवल दिया है। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग शिक्षण का उच्चतम स्तर है। अब इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी एमएलटी भी शामिल है आपका, क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग भी शामिल है, और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी शामिल है। अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच पर ये केंद्रित है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर केंद्र किया जाता है, समस्याओं पर। समस्या केंद्रित दृष्टिकोण इसमें अपनाया जाता है। यानी हम कोई प्रॉब्लम लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से हम फिर क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जितना भी आपका लिटरेचर है उसके सारा पढ़ने के बाद फिर हम डाटा कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये सारी चीज़ें। यानी एक जो रिसर्च अप्रोच होती है वो कौन सी है आपकी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी सबसे जो हाईएस्ट स्तर है उसमें आपका रिसर्च अप्रोच आती है, समस्या केंद्रित दृष्टिकोण इसको कहा जाता है। द स्टूडेंट आर एज्यूम्ड टू अडोप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें छात्रों को समस्याओं के हल करने के लिए किसी प्रकार का शोध दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा की जाती है। यानी आपको रिसर्च अप्रोच यहाँ पे रखने, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ढूंढते हैं अपने एरिया की, यानी हमें कोई भी एक समस्या दे दी जाती है, उस समस्या का सबसे पहले हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड कितनी समस्याएं हैं इस तरीके की, और जो है पहले स्टडी हुई। फिर हम देखेंगे उसका डाटा कलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, फिर देखेंगे कि उनका कलेक्शन करने के बाद उनका हम एनालिसिस कैसे करेंगे, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो ये पूरा जो अप्रोच है वो क्या कहलाता है, रिसर्च अप्रोच कहलाता है आपका। तो इसमें क्या है, RLT लेवल है, ये क्या देखता है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच में रिसर्च अप्रोच को देखता है। यानी जो आपके छात्र हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि अपना वो दृष्टिकोण कैसा रखें, रिसर्च वाला रखें, यानी शोध वाला रखें। इसके बाद क्लासरूम का इसमें एनवायरनमेंट कैसा चाहिए होता है, ओपन एंड एक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यानी हमें किसी को रिसर्च करानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, उनको खुला एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को बांध कर या फिर उसको टाइम बाउंड करके हम क्या है, उसकी जो शोध शक्ति है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कक्षा का वातावरण इसमें कैसा रहता है, खुला और सक्रिय रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब RLT के मुख्य क्या है, उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों की चिंतनशील शक्ति का विकास करना, ताकि वे अपने जीवन की समस्याओं का हल कर सकें। यानी इसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच इसीलिए इसको कहा गया है, ताकि हम क्या करें, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके अंदर ऐसी पावर जो है उसको डेवलप करें, जो क्या कर सके, समस्याओं का निपटारा आसानी से कर सके। दूसरा, इन समस्याओं का निपटारा हम किस तरीके से कर सकते हैं, सब हम उनमें क्या क्या जो गुण हैं उनको उजागर करेंगे। सबसे पहला गुण क्या है, रीजनिंग एंड लॉजिक
उसकी स्किल हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यानी उनको रीजनिंग सिखाएंगे, उनको लॉजिकल चीज़ें सिखाएंगे, यानी तर्क आधारित जो चीज़ें हैं वो उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या है, इमेजिनेशन एंड लीड सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। दूसरा हम क्या करेंगे, कल्पना करना उनको सिखाएंगे ताकि वो क्या कर सके, सफल हो सके अपनी लाइफ में और खुशहाल जीवन जी सके। अब क्या है, जो आरएलटी है, आरएलटी में प्राइमरी प्लेस किसका होता है, लर्नर्स का होता है। प्राथमिक स्थान कौन है, शिक्षार्थी का होता है। यानी रिसर्च करने का सारा काम किसको करना है, लर्नर्स को करना है, जो शिक्षार्थी है यानी जो आपके स्टूडेंट है उनको करना है सारा काम। और सेकेंडरी प्लेस किसका होता है, यहाँ पे टीचर्स का होता है, यानी शिक्षक का होता है। शिक्षक आपको सिर्फ क्या करेगा, एक गाइड करने का काम करेगा, या आपको वो क्या करेगा, आपका मार्गदर्शन करने का काम करेगा। सारा का सारा जो काम करना है, सारा का सारा जो चिंतन मनन करना है, वो शिक्षार्थी को ही करना है। इसके बाद इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं हम, इसमें सिर्फ इसमें ऐसे टाइप से ही हम देख सकते हैं कि कितना आपका स्टूडेंट जो है उसमें प्रोग्रेस कर रहा है। यानी मूल्यांकन विधि कौन सी होगी, इसमें निबंध प्रकार की होगी। इसके बाद क्या है, ये हमें क्यों करना है, या मूल्यांकन जब हम इसमें करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं अपने स्टूडेंट का, बिलीफ देखते हैं उनका, और इन्वॉल्वमेंट, ये सब क्या है उसकी मूल्यांकन किया जाता है एक शिक्षार्थी का। यानी उनका रवैया देखते हैं, विश्वास देखते हैं, भागीदारी का भी इसमें मूल्यांकन किया जाता है। यानी सिर्फ क्या है, आपकी शिक्षा ही इसमें शामिल नहीं होती है, इसमें आपका रवैया यानी व्यवहार कैसा है आपका, आपके काम के प्रति, आपके जो आपका एनवायरनमेंट है यानी जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके प्रति, यानी इंस्टीट्यूशन के प्रति, आपके जो टीचर्स हैं या आपके गाइड्स हैं उनके प्रति आपका कैसा रवैया है या कैसा आपका उनका एटीट्यूड है उनके प्रति, तो वो सब इसमें देखा जाता है। बिलीफ देखा जाता है, उसके साथ साथ जितना आप अपने काम में कितना इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, कितनी रुचि रख रहे हैं, ये सब इसमें शामिल होता है। अब हम तीनों का एक बार कंबाइन देख लेते हैं कि क्या क्या इनके जो डिफरेंसेस हैं तीनों में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी लेवल की। मेमोरी लेवल किसने प्रपाउंड किया था, हर्बर्ट ने, ये ध्यान रखना है। और उसमें किस पे ध्यान दिया जाता है, रटने पर ध्यान दिया जाता है या फिर याद करने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें हम एवेल्युएशन कैसे करते हैं या मूल्यांकन कैसे करते हैं, या तो हम मौखिक रूप की परीक्षा ले लेंगे यानी ओरल टेस्ट ले लेंगे, रिटन टेस्ट ले लेंगे यानी लिखित रूप में हम उनकी परीक्षा ले सकते हैं, या फिर ऐसे टाइप एग्जामिनेशन उनका ले सकते हैं यानी निबंध लेखन हम उनको दे सकते हैं। दूसरा जो आता है वो क्या आता है आपका लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये किसने प्रपाउंड किया था, मॉरिसन ने। ध्यान रखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि किसने इसको प्रपाउंड किया है या किसने इसका प्रस्तावित किया है, प्रेजेंट किया है। तो मॉरिसन ने इसको प्रस्तावित किया है। अब ये किस पर ध्यान देता है कि मेमोरी पर, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी लेकिन कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर करनी पड़ेगी यानी समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो इसमें रटने पर ध्यान दिया जाता है जो आपका मेमोरी लेवल है, लेकिन जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसमें समझने पर ध्यान दिया जाता है। फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें क्या है, आपके सब्जेक्ट में आपकी महारता हासिल होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको आपके सब्जेक्ट में महारता हासिल हो, क्योंकि इसमें टीचर क्या कराता है, आपको याद करने की कोशिश कराता है और उसको हम बाद में भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से उनको याद कराया जाता है। अब जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसको हम कैसे मूल्यांकन करेंगे, या तो निबंध टाइप के क्वेश्चन दे देंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, या फिर यानी ऐसे टाइप के हम उनसे क्वेश्चन दे देंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछ लेंगे। अब आता है तीसरा सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जो क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें इसके प्रपाउंडर कौन हुए हैं, हंट हुए हैं, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। मैंने आपको बताया इसमें दोनों शामिल है, यानी आपका यूएलटी भी शामिल है और एमएलटी, यानी कुछ चीज़ें हम मेमोरी से याद करेंगे, कुछ चीज़ें हम कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, यानी समझने पे भी ध्यान देंगे और क्या है, याद करने पर भी ध्यान देंगे। अब इसका हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, निबंध से ही कर सकते हैं मूल्यांकन। और इसके साथ साथ इसमें शिक्षार्थी जो उसकी और किन चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, एटीट्यूड का मूल्यांकन किया जाता है यानी उनके रवैये का, उनके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, उनके बिलीफ का, उनके विश्वास का मूल्यांकन किया जाता है, और उनके इन्वॉल्वमेंट का भी मूल्यांकन किया जाता है यानी वो कितनी भागीदारी निभा रहे हैं इसमें, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। तो आपको ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। हर्बर्ट ने दिया था आपका कौन सा लेवल, मेमोरी लेवल।
अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था आपका मॉरिसन ने, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किसने दिया था, हंट ने। इसके बाद यहाँ पे क्या है, रोट मेमोराइजेशन या रटने पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम मेमोरी और कॉन्सेप्ट दोनों पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम एमएलटी और यूएलटी दोनों को शामिल करते हैं। अब इसमें किस पे ध्यान, इसमें हम जो मूल्यांकन है वो कैसे करते हैं, मौखिक कर सकते हैं, लिखित कर सकते हैं, ऐसे टाइप दे सकते हैं। इसमें हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव में ही कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ ऐसे टाइप में ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये था आपका लेवल ऑफ टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। तो मिलेंगे और टीचिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या टीचिंग एप्टीट्यूड के जो अदर जो कॉन्सेप्ट्स है, जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, या इसमें जो अभी जो आएंगे आगे, इसकी जो विषय सामग्री है वो क्या होती है, या हम कौन कौन से जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, या फिर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है टीचिंग में, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है टीचिंग में, या फिर, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें। तो अभी तक आपने हमारा HK Academy चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अपने नेट JRF की तैयारी करने वाले साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।